1, 2, 3, come on. Come on, come on. अब इसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बनाने की हम कोशिश करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, वेरी सिंपल। रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को कंबाइन किया, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले लिया, उसको नाम क्या रख दिया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन करेंगे। हेडिंग लिखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कैसे होगी और इसका यूनिट के बारे में भी पढ़ेंगे। यूनिट के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूनिट पूछ लेता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and resistance is inversely proportional to area. This is equation number 1, this is equation number 2. कंबाइन करो दोनों को। कंबाइन अगर करोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो एक ब्यूटीफुल इक्वेशन मिलेगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब इस प्रोपोर्शनल को इक्वल करने की प्रोसीजर क्या होती है? कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। तो यहां पर हमने जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, that is R is equal to rho L divided by A. This rho is constant called as specific resistance. अब इस A को ऊपर शिफ्ट करेंगे, L को नीचे, तो क्या हो जाएगा? rho is equal to RA divided by L. RA divided by L. Okay. So let us first form the unit of specific resistance. तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, बराबर। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, बिकॉज लेंथ इनटू ब्रेथ, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसल। तो रो का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज ओहम मीटर। अब हमेशा याद रखना दोनों न्यूमरेटर में है, ओहम मीटर नॉट पर मीटर। हमें आदत होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर भी चूभी हम बोल देते हैं ओहम पर मीटर, नहीं, दोनों भी ऊपर है, ओहम मीटर। और इसका जो सीजीएस यूनिट आएगा, सीजीएस यूनिट ओहम का तो ओहम ही रहेगा, लेकिन मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा। ओहम सेंटीमीटर ऐसे भी कह सकते हो, या मिली ओहम वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो अब उसके बाद सपोज आपको डेफिनेशन करनी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो अगर हम क्या करेंगे, इफ एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, तो क्या होगा? रो इज इक्वल टू आर इंटू एरिया 1 लेंथ 1, तो रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो रो मतलब आर, लेकिन कैसे वायर का आर? जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ भी कितनी है? 1 मीटर। तो हम एक स्पेशल वायर बनाएंगे, ऐसी वायर बनाएंगे जिस वायर की लेंथ कितनी होगी? जिस वायर की लेंथ होगी 1 मीटर, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये एरिया ऐसा, ये जो होगा, ये एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा, दैट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी of a wire is equal to resistance of a wire of unit length and यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ऐसा वायर जिस वायर की लेंथ कितनी है? 1 मीटर, और उसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे वायर के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओहम मीटर। हमेशा याद रखना, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओहम मीटर। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक वायर लेना है जिसकी लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। अगर आपने ऐसा किया तो ऐसे वायर के रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब कुछ मटेरियल है जैसे कि कॉपर, उसके बाद नाइक्रोम, और उसके बाद डायमंड। ये 3 मटेरियल है। मटेरियल चेंज होने पर रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है देखेंगे हम।
रजिस्टिविटी। अब हमें पता है कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, तो कॉपर की जो रजिस्टिविटी होती है बहुत कम होती है, अपोजिशन बहुत कम होता है, 1.7 इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर, बहुत कम रजिस्टिविटी, बिकॉज इसमें से बहुत ज्यादा करंट जा सकता है, -8 ओहम मीटर। और जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम की होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर, ओके। और डायमंड की जो होती है, डायमंड की होती है 1.62 इंटू 10⁻13 से, अलग अलग तरह के डायमंड के लिए अलग अलग होगी, 1.62 इंटू 10⁻18 ओहम मीटर। मतलब बहुत ज्यादा इसकी क्या है, रेजिस्टेंस है, मतलब डायमंड में से बिल्कुल ही करंट नहीं फ्लो हो सकता, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब ये बहुत ही अच्छी तरह का बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, और ये गुड कंडक्टर है। कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब अपोजिशन बहुत कम होगा, मतलब इसमें करंट बहुत अच्छी तरह से जा सकता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर, बिकॉज इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। अब एक टॉपिक आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन पता होना जरूरी है, जब हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करते हैं तो मिलता है के को बोलते हैं कंडक्टेंस, के को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, और आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। समझ में आया? आर का यूनिट होता है ओहम, तो ओहम को अगर ऊपर ले जाओगे, ओहम को अगर ऊपर ले जाओगे तो के का यूनिट हो जाएगा पर ओहम, क्या हो जाएगा, पर ओहम। ऐसे ही एक सिग्मा पैरामीटर होता है जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी, रो मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, क्या, कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है, वैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओहम मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओहम पर मीटर, दोनों ही पर ओहम पर मीटर, दोनों ही डिनोमिनेटर में, दोनों ही डिनोमिनेटर में। तो याद रखना, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, और उसका यूनिट होता है पर ओहम पर मीटर, पर ओहम पर मीटर। Let us solve some interesting numerical based on this topic. तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इज 50 सेंटीमीटर। चलो लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर करना पड़ेगा। कैसा करोगे, सेंटीमीटर को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ये जीरो कैंसल, तो ये आ गया 1/2 मीटर। रहने दो, ऐसा कैलकुलेशन में आसानी होगी, 5 के पास 5 दूनी 10, ठीक है। एंड रेडियस इज, और उसकी जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 0.5 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर। अब इसको मीटर करना होगा तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब इसको अगर प्रॉपरली आप अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, समझ गए, ये +3 ऊपर जाके -3, और इसको एक सरकाओगे तो और एक माइनस, तो -4, 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा, ये रेडियस है उसकी। और उसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 30 ओहम, रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओहम। तो आपको रेजिस्टिविटी पता करनी है, रो इज इक्वल टू व्हाट, तो ये ऐसा वायर है, ये ऐसा वायर है, ठीक है। तो ये वायर की रेडियस, ओके, रेडियस स्मॉल आर, इतनी ये रेडियस है इसकी, ओके, और ये उसकी लेंथ है इतनी, ठीक है, दिस इज द लेंथ, और इसका जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है, अपोजिशन, यहां से यहां तक का अपोजिशन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, बराबर। लेकिन हमें क्या पता करना है, रो, तो रो का फॉर्मूला क्या, A को ऊपर ले लो, L को नीचे ले लो, तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा RA डिवाइडेड बाय L। तो A क्या लेंगे सर, कौन सा एरिया लेंगे, ये एरिया लेंगे, ये एरिया लेंगे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, देखो ये सर्कुलर है, सर्कुल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो R इंटू एरिया क्या लोगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, ठीक है। तो R कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस किधर गया, 30 ओम, रेजिस्टेंस 30 है, रेजिस्टेंस 30 है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर, हाँ, तो 5 का स्क्वायर 25, देखो आराम से समझो, 5 का स्क्वायर 25, और 10⁻⁴ का स्क्वायर क्या आएगा, 10⁻⁴ का स्क्वायर, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, m इंटू n, 4 दूनी 8, -8, 10⁻�8, समझ रहे हो, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय L कितना है, L किधर गया, L इज 1/2, सिंपली L इज 1/2। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो ये अगर 0 कैंसिल किया तो ये इधर सरक जाएगा, तो ये 3 गुणिले 31.4, समझते हो, 3 गुणिले 31.4, 25 दूनी 50,
25 दूनी 50, ये दो दो ऊपर चला जाएगा, 25 दूनी 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। अब अगर ये भी जीरो कैंसिल कर लोगे तो ये इधर सरक जाएगा, तो 5 त्रिक 15 गुणिले 314 गुणिले 10 टू द पावर माइनस 8। 15 चौक 60 ला 0 हात चाले 6, 15 1 15 6 21 ला 1 हात चाले 2, 15 3 45 6 4 47, तो 4710 गुणिले 10 का माइनस 8वां घात। यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.71 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और इसका यूनिट होगा ओहम मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ रेजिस्टिविटी, परफेक्टली करेक्ट। ओके, 4.71 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ओहम मीटर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में रेडियस दी हुई थी लेकिन एरिया नहीं पता था, तो एरिया हमेशा वायर का कैसा लेना होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करना होता है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस टिपिकल क्वेश्चन। तो रेजिस्टेंस वगैरह सारी चीजें पता थी, तो उस मटेरियल का हमने क्या डिटरमाइन किया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर हैविंग लेंथ 1 किलोमीटर। रेजिस्टेंस पता करना है, कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस पता करना है, इसकी लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर, बहुत लंबा वायर है, किलोमीटर को मीटर करना पड़ेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू 1000 मीटर। एंड डायमीटर दिया है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। तो पहले रेडियस पता करते हैं, रेडियस इज हाफ द डायमीटर, ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर टू मीटर 0.25 डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मीटर हो जाएगा। 10 टू द पावर प्लस 3 ऊपर जाके -3 -4 -5, ये -2 और वो -3, तो क्या हो जाएगा 25 गुणिले 10 का -5वां घात मीटर, तो ये क्या हो जाएगा रेडियस। अब यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी देनी चाहिए, कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी देनी चाहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, दी हुई होती है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओहम मीटर, ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कॉपर की दी हुई है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, बराबर। तो रो कितना है, किधर गया रो है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू यल कितना है 1000, मीटर में लेना होगा ना 1000, डिवाइडेड बाय एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये +3 और -8 मतलब ये हो गया -5, 3 में से 8 गए -5, ये कितना बचा 1.7, नीचे कितना पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर, आर कितना है देखो 25 का वर्ग 625, कितना 625। या इसको और आसान करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हाँ, इसको क्या करेंगे 2 जीरोस, इसको क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, देख लो आराम से। हाँ, दिमाग लगाना जरूरी है। 0.25 को 1/4 लिखने आता, 0.25 को 1/4 और ये +3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, 10 टू द पावर -3। ठीक है, इंटू अब ये आर स्क्वायर है मतलब 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 1/16 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। अब ये 16 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो ये 1.7 इंटू ये 16 ऊपर चला जाएगा 16 डिवाइडेड बाय ये 3.14 इंटू ये -6 ऊपर जाके +6, तो 6 में से 5 गए, 1 बचता मतलब 10, क्या आएगा 10। तो 10 अगर इसको एडजस्ट करोगे तो 17 गुणिले 16 हो जाएगा, 17 गुणिले 16 भागिले 3.14, तो 17 गुणिले 16 कितना होता है 17 गुणिले 16, 7 सखम 42 2 हात चाले 4 6 1 7 4 10 7 1 7 1 1 1 2 7 2 272 भागिले 3.14, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 9 27 3 0 0 90, तो 90 से कम। अब एक्चुअल कैलकुलेट करना, इसका आंसर आ रहा है 85 ओहम। अब कैलकुलेट करना, एक्यूरेट कैलकुलेट करना, वो आ रहा है 85 ओहम, 85 ओहम। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आया 85 ओहम। तो यहां पर लेंथ दी हुई थी, मटेरियल की रेजिस्टिविटी थी, तो इस तरह से हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर में आगे बहुत बढ़िया एक न्यूमेरिकल सेक्शन आने वाला है जिसमें लगभग हम 100+ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि होमी बाबा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कंसेप्ट बिल्ड करने में बहुत ही काम आएंगे आपके। ठीक है, तो बने रहिए लेक्चर के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर आगे, तो और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ने वाले। ठीक है, कंडक्टर इंसुलेटर हमने पता कर लिया, कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इंसुलेटर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, लेट मी डिफाइन वन इंटरेस्टिंग डेफिनेशन फॉर यू, दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। लिखो इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, लिखो डेफिनेशन लिखो पहले, अ कंटिन्यूअस पाथ
of an electric current, continuous path of an electric current through conducting wire, through conducting wire, उसके बाद conducting wires connected to two ends of a battery, two ends of a battery, battery मतलब combination of cell होता है, two ends of a battery and other resistance, and other resistance is called उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब पहले तो एक चीज क्लियर करो कि करंट ऑलवेज फ्लो इन क्लोज पाथ, करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो होता है। जैसे कि यहां पर एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें बताया है कि कुछ डायग्राम दिए हैं, आपको पता करना है किस डायग्राम में बल्ब ग्लो करेगा और किस डायग्राम में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, चलो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, फटाफट आप मुझे बताना बल्ब कहां पर ग्लो करेगा और कहां पर ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से है और यहां पर बल्ब कनेक्टेड है। ठीक है, बताओ ये नंबर 1, इसमें बल्ब ग्लो होगा या नहीं। सेकंड वन, सेकंड डायग्राम है। ओके, ये सेल है, यहां पर सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। ओके, यहां पर बल्ब कनेक्टेड है, इसको ये बल्ब। ओके, थर्ड डायग्राम, थर्ड डायग्राम में क्या बताया हुआ है, थर्ड डायग्राम में बताया हुआ है एक सेल है। ओके, सेल है, दोनों वायर यहीं से कनेक्ट किए हुए, उसको यहां पर बल्ब है। ठीक है, और फोर्थ डायग्राम, फोर्थ डायग्राम में क्या दिया हुआ है आपको, कुछ इस तरह से सिचुएशन दी हुई है कि ये है, ये सेल और ये, तो इनमें से कौन कौन से डायग्राम में बल्ब ग्लो करेगा आपको बताना है। ठीक है, 4 कंडीशन है, इसमें से कौन कौन से सिचुएशन में बल्ब ग्लो करेगा। देख लो, यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो करंट फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए। तो यहां से ब्रेक है ना, ये सर्किट ब्रेक है, ये ओपन सर्किट है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहां पर देख लो, ये निगेटिव से ओपन है, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज करंट घूमेगा क्या, नहीं, करंट को ऑलवेज क्लोज पाथ चाहिए। यहां पे दोनों ही पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यहां पे भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। यहां पे देखो परफेक्ट सर्किट है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, करंट कैसे जाएगा, पॉजिटिव टू बल्ब से निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसे गोल घूमेगा, मतलब यहां पर बल्ब ग्लो करेगा। फिर सिर्फ चौथे कंडीशन में ही बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो हमेशा याद रखना, करंट ऑलवेज फ्लो इन द क्लोज लूप। तो ये जो क्लोज लूप बनता है, जिसमें हम क्या क्या कनेक्ट करते हैं, कंडक्टिंग वायर, बैटरी और रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा जो क्लोज कंटिन्यूअस पाथ बनता है उसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं वो पहले मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद हम देखते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले लिखो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, नंबर 1 लिखो, नंबर 1 सेल। क्या, सेल। तो सेल का सिंबल क्या होता है, ये ऐसे होता है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, तो ये होता है सेल, ये सेल। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है निगेटिव टर्मिनल, दिस इज सिंपली अ सेल। ठीक है, तो सेल का काम क्या होता है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन को घुमाने का काम करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इट सप्लाइज द करंट। ओके, ये क्या करता है, इट सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस या इट अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, एक सेल से काम नहीं चलता, जैसे कि आपका रिमोट में एक सेल होता है क्या, नहीं, 2 होते। 2 क्यों होते हैं, बिकॉज एनर्जी ज्यादा चाहिए हमें, तो ज्यादा चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, कई सेल को ऐसा सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव कनेक्टेड होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव, तो इसको बोला जाता है बैटरी। क्या, बैटरी। तो बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, combination of cell is called as battery, large number of cell connected in series, that is called as battery, उसको क्या बोलेंगे, बैटरी। और ये क्या होता है, लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी, लार्ज सोर्स, ज्यादा सोर्स होगा, लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा तो इसका 2 मतलब इसका कितना होगा, 8 वोल्ट। प्लस माइनस अगर आप जोड़ोगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और उल्टा जोड़ोगे तो माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन स्विच या की बोलते हैं कई बार इसको। अब इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्लग की और दूसरा होता है टैप की। दूसरा क्या होता है, टैप की। तो प्लग की और टैप की ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है। तो प्लग की कैसे होती है, देख लो, प्लग की ऑन कब होती है और ऑफ कब होती है। ठीक है, तो अगर ऐसे होगा तो दिस इज ऑफ प्लग की, ये क्या हो गई, ऑफ प्लग की। ठीक है, और उसके बाद अगर ऐसे होगा
इसको आपने दबा दिया ऐसे, तो दिस इज ऑन प्लग की। ऑन में करंट फ्लो होगा, ऑफ में करंट फ्लो नहीं होगा। और टैप की भी दो टाइप की होती है, मतलब दो सिचुएशन में होती है, एक ऑफ और एक ऑन, ठीक है। तो दिस इज ऑफ, अगर सेंटर में आप डॉट बता रहे हो तो उसमें टैप टैप ऐसा, उसमें टैप ऑन है, ओके। तो टैप की होती है ये, ओके। तो यहां पर ये ऑन है टैप की और ये ऑफ है। अगर आपने डॉट नहीं ड्रॉ किया मतलब ऑफ है, और अगर आपने डॉट ड्रॉ किया तो ऑन है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट स्विच और की। उसके बाद कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर इज डिनोटेड लाइक दिस। ये कंडक्टिंग वायर होती है, स्ट्रेट लाइन बताओ, कुछ भी बताओ, और याद रखो ये कंडक्टिंग वायर जो होता है, कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम प्रैक्टिकली जीरो ले लेते हैं, कंडक्टिंग वायर, ओके। तो कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता, उनके अक्रॉस वोल्टेज नहीं लगता, बिकॉज उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। अब पांचवा जो होगा क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर, एक वायर दूसरे वायर से ऐसे क्रॉस कर रहा है लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसका सिंबल क्या होगा, एक वायर और दूसरा वायर ऐसे जंप बता देंगे, नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड, दो वायर एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या, नहीं, तो ऐसे उड़ी मारेंगे और दो वायर, इसका मतलब क्या होता है, तो टू वायर्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। ऐसी क्रॉसिंग मतलब दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं लेकिन कनेक्टेड है क्या, नहीं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया, चलो ठीक है। अब इसके बाद और कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो देखेंगे हम। हमें पढ़ना है इन सारे कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन, जिसको प्यार से क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, कई तरह के सर्किट होते हैं, सारी दुनिया जो आज चल रही है बिकॉज ऑफ सर्किट चढ़ी है, आपका मोबाइल एक सर्किट है, सारी चीजें सर्किट ही होती है। लाइट बल्ब, LIGHT, लाइट बल्ब। अब बल्ब के भी दो सिचुएशन होती है, एक ऑन और एक ऑफ। तो ऑफ बल्ब कैसे होता है, सिंपली ऐसे, दिस इज ऑफ, ये ऑफ बल्ब है। और ऑन बल्ब बताना हो तो ऐसे बता दो, और इसके साइड में कुछ ऐसे लाइट बता दो, मतलब ये ऑन बल्ब है। इट इज द इंडिकेटर, करंट चालू है तो ऑन है, करंट बंद है तो ये ऑफ होगा, ये इंडिकेटर होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे स्पीड ब्रेकर टाइप होता है। इट अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल R। इट अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, और मोर प्रिसाइजली इट यूजेस द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको रेहोस्टैट भी बोलते हैं प्यार से, क्या बोलते हैं, रेहोस्टैट, रेहोस्टैट, ओके। तो रेहोस्टैट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है, देख लो, ये ऐसे, ये ऐसे होता है, ये रेजिस्टेंस, और इस पे सिर्फ आपको एरो बताना है, क्या बताना है, एरो बताना है। तो रेहोस्टैट काम कैसे करता है, सपोज ये सर्किट है, ऐसे ये सर्किट है, यहाँ पर एक बड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, बड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, और इसकी की होती है ऐसे। तो आपको अगर रेजिस्टेंस घटाना है, की प्रेस करोगे तो ये इधर सरकेगा, यहां पर कनेक्ट होगा। तो ये अगर यहां पर कनेक्ट होगा तो रेजिस्टेंस कैसे होगा, कम होगा। आप उल्टी की प्रेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से जाकर यहां कनेक्ट हो जाएगा। अब यहां कनेक्ट होगा तो ये पाथ में देखो रेजिस्टेंस कैसे हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस तरह से इस की को एडजस्ट करके हम रेजिस्टेंस घटा या बढ़ा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं रेहोस्टैट। तो रेहोस्टैट का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब दो बच जाते हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है, करंट मेजर करना, और एमीटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, सर्कल लगा के ऐसे, एक साइड प्लस लिख लो, एक साइड माइनस लिख लो। और एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। और हमेशा याद रखो एमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, एमीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज टू मेजर द करंट, टू मेजर द करंट। और एक होता है जिसको हम प्यार से वोल्ट मीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्ट मीटर और एमीटर में फर्क क्या होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्टेड होता है, ये प्लस माइनस सिर्फ वी लिखना है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। तो एक बार आप आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो टेबल जरूर देख लेना। तो इतनी सारी ये क्या है, आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो कई तरह से हम इसको यूज करते हैं। सो लेट मी ड्रॉ अ वेरी सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर यू बाय कनेक्टिंग दिस वेरियस कंपोनेंट। तो कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनेगा देख लो। ओके, हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, देख लो, एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, एक रेजिस्टेंस ले लेंगे। ओके, सो दिस इज द रेजिस्टेंस व्हिच यूजेस द करंट, व्हिच यूजेस द करंट। अब इसको सोर्स कनेक्ट करना है तो एक सेल कनेक्ट कर देंगे, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव। तो ये सेल है, एक ही कनेक्ट किया तो सेल, बहुत सारे होंगे तो बैटरी। ओके, तो एक सेल कनेक्ट कर दिया हमने। सेल के बाजू में स्विच, ये कौन सी की है, प्लग की है, ये स्विच है। ओके, और इस तरह से हमने सर्किट को कंप्लीट कर लिया। तो ये क्या है, कंडक्टिंग वायर्स, देख लो, कंडक्टिंग वायर्स, हमेशा याद रखो कंडक्टिंग वायर्स। और कंडक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस इतना कम होता है कि ये वोल्टेज यूज नहीं करता। ये क्या है, हमारी की है, कौन सी की है, प्लग की। ये क्या है, हमारा सोर्स है, सोर्स, या इसको क्या बोलेंगे, सेल, क्या बोलेंगे, सेल। ये कंडक्टिंग वायर। ये क्या है, रेजिस्टेंस, क्या है, रेजिस्टेंस, जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी
यूज होगी। अब अगर आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इसके पैरेलली आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलली आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या है, वोल्ट मीटर। ओके, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, देख लो, तो ये एंड पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, अब उसके बाद एक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, ये पॉजिटिव से जाएगा ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा करंट, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव। सपोज आपको करंट मेजर करना है, करंट, तो आपको एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एमीटर सोर्स से हमेशा सीरीज में होता है, तो दिस इज द एमीटर, ये पॉजिटिव है ना, तो यहां से आके ये पॉजिटिव, उसके आगे का निगेटिव, तो दिस इज द एमीटर, ये एमीटर है। और एमीटर क्या मेजर करता है, एमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन होता क्या है, हर बार हम इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर वोल्ट मीटर बताते नहीं है, बिकॉज ये टेम्पररी होते हैं, मेजर करके इसको निकाल दिया जाता है। तो हर बार एमीटर और वोल्ट मीटर बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज याद रखो कि जब भी आपको करंट मेजर करना है तो एमीटर यूज किया करो, और जब भी आपको वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर यूज किया करो। और कैसे यूज करना है, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। और इलेक्ट्रिक सर्किट ये जो बन गया, दिस इज द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसा है, अ कंटीन्यूअस पाथ, देख लो कंटीन्यूअस पाथ है, यहां पर ब्रेक नहीं हो रहा है, ये सेल है, ये सेल ऐसे होता है, देख लो ये सेल, ये पॉजिटिव और निगेटिव, इसलिए हम स्पेस बताते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, कंटीन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का कंटीन्यूअस पाथ थ्रू कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर है, थ्रू कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ अ बैटरी या सेल, सेल के दो एंड को कनेक्ट किया, पॉजिटिव और निगेटिव, एंड अदर रेजिस्टेंस, बल्ब, फैन, ये सारे रेजिस्टेंस ही होते हैं, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया जिसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपसे क्या पूछ रहा है, क्या द फॉलोइंग फिगर शोज द सिंबल यूज द प्रॉपर कंपोनेंट एट प्रॉपर प्लेस। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, तो यहां पर ऐसी डायग्राम दी गई है आपको। ओके, आपको क्या करना है, प्रॉपर सिंबल एट प्रॉपर प्लेस यूज करना है। इस तरह की डायग्राम दी गई है, कोई टेंशन नहीं, होने दो। ओके, दो स्पेस दिए हुए हैं यहां पर। ठीक है, इस तरह से। और आपको सिंबल कौन कौन से, एक है रेजिस्टेंस, ये एक सिंबल है, दूसरा सिंबल एक सोर्स है, प्लस माइनस, उसके बाद एमीटर है, प्लस माइनस, उसके बाद वोल्ट मीटर है। ओके, उसके बाद की है। ओके, और की के साथ साथ रेहोस्टेट भी है, रेहोस्टेट भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, रेहोस्टेट, ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, रेहोस्टेट भी है, 1 2 3, तो 3 स्पेस दिए हुए हैं यहां पर, ये 1, ये 2 और ये 3। तो कैसे यूज करोगे, वेरी सिंपल, देख लो, यहां पर हम पहले रेजिस्टेंस को उठा लेंगे, यहां पर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस, आ गया, तो किधर गया रेजिस्टेंस, इसका इश्यू क्लोज। अब सोर्स कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इसका भी इश्यू खत्म। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होता है, प्लस माइनस, तो वोल्ट मीटर का इश्यू खत्म। एमीटर कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में। ठीक है, दिस इज द एमीटर, ये प्लस ये माइनस, देखो प्लस से प्लस माइनस। ओके, उसके बाद स्विच, जहां भी बैटरी होती है हमेशा उसके राइट साइड में स्विच बताया करना, ये की। ओके, उसके बाद रेहोस्टेट, रेहोस्टेट कैसे कनेक्ट होता है, यहां से इसको ऐसे करके ऐसे 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 कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे और इसको यहां पर कनेक्ट कर लेंगे, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसको यहां कनेक्ट करोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इधर कनेक्ट करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये रेहोस्टेट होता है। क्या होता है, रेहोस्टेट। तो इस तरह का ये अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जाता है। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस तरह से हम सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अलग अलग कंपोनेंट कहां पे कनेक्ट करते हैं हमने क्लियर कर लिया। हमेशा याद रखना, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, and voltmeter is used to measure potential difference and voltmeter is always connected in parallel। तो कंडक्टर और इंसुलेटर का लॉजिक क्या है, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, सॉरी, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। और इंसुलेटर मतलब जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, उसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। अ सब्सटेंस व्हिच हैज वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टर। लिखो, कंडक्टर की डेफिनेशन लिख लो, कंडक्टर a substance which has very low resistance
resistance, very low resistance is called कंडक्टर. उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर. फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल होते हैं, लेकिन हम नाम लिखेंगे एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम. तो ये कंडक्टर के एग्जाम्पल है, मतलब इसमें से करंट नहीं जा सकता. और इंसुलेटर मतलब अ सब्सटेंस विच हैज एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस. इंसुलेटर के बारे में लिखो. इंसुलेटर अ सब्सटेंस which has extremely high resistance, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, is called insulator. अब एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिसका रेजिस्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, इनको कहा जाता है सेमीकंडक्टर. जैसे कि रबर इज इंसुलेटर, वुड इज इंसुलेटर, ग्लास इज इंसुलेटर. और एक टाइप होता है जिन्हें कहा जाता है सेमीकंडक्टर. क्या? सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका रेजिस्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है. ठीक है, तो क्या बोलेंगे? अब इसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? अ सब्सटेंस which behave as insulator at low temperature. मतलब जब कम टेम्परेचर होता है तो ये इंसुलेटर का काम करता है. एंड कंडक्टर एज एट हाई टेम्परेचर. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये कंडक्टर का भी, क्यों? ये 12th में पढ़ोगे आप. इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं हीट के वजह से. अ सब्सटेंस व्हिच बिहेव एज अ इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर एंड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर कॉल्ड सेमीकंडक्टर. इसको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक. ठीक है, हमेशा याद रखना जिसके वैलेंस शेल में आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है वो सेमीकंडक्टर होगा. 4 से कम इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर होगा. 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो इंसुलेटर होगा. ठीक है, तो जिसके वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो होगा इंसुलेटर. जिसके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है वो होगा कंडक्टर. और जिसके वैलेंस शेल में एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन है वो होगा सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर कम टेम्परेचर पे इंसुलेटर का काम करता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एनर्जी मिलने की वजह से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं जो कि फ्लो होते हैं, और इस वजह से उसमें करंट आता है, और दैट इज वर्क एज कंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर का दोनों का काम करेगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? उसको सेमीकंडक्टर. क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर. ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ओके, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी. मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग, उसको सबसे आखिरी में लिखना है. तो सब्सटेंस कौन कौन से है? सब्सटेंस है हमारे सिल्वर ग्लास, कॉपर, कॉन्स्टेंटन. ओके, कॉन्स्टेंट एक स्पेशल टाइप का एलॉय होता है शायद, ये कांस्टेंट देखेंगे आगे हम. कांस्टेंट. ओके, तो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होती है सिल्वर की. सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, तो सबसे कम वाला यहाँ पे आएगा. सिल्वर के बाद नंबर आएगा कॉपर का. ओके, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर, मतलब सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की, उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी कॉपर की, उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी की कांस्टेंट की, और फाइनली ग्लास एक अच्छा इंसुलेटर है जिसमें से बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, तो इनमें से ये इसकी ऑर्डर होगी. सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर, सबसे कम रेजिस्टिविटी, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी. अब अगर आपको बोला जाए फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी, डिसेंडिंग ऑर्डर, कॉपर, हार्ड रबर, एल्यूमिनियम और नाइक्रोम. तो हार्ड रबर सबसे पहले आएगा. बिकॉज रबर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग था, इंक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग. हार्ड रबर इज अ बेस्ट इंसुलेटर. उसके बाद आएगा नाइक्रोम के बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद आएगा कॉपर. तो अच्छा कंडक्टर कौन है? कॉपर. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है. तो ये अच्छा वाला कंडक्टर यहां पर है,
और बुरा वाला कंडक्टर यहाँ पर है, ये बुरा वाला कंडक्टर यहाँ पर है, अच्छा वाला इधर है। तो इसमें कॉपर सबसे अच्छा कंडक्टर है, इसमें सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। तो एग्जाम्पल पे घुमा फिरा के भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, तो अब सवाल ये पैदा होता है, कैन वी अरेंज द रेजिस्टेंस इन सच अ वे दैट द रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन इज इंक्रीज रेजिस्टेंस और डिक्रीज रेजिस्टेंस? तो इसका आंसर है यस। तो हम रेजिस्टेंस को अरेंज करके बढ़ा या घटा सकते हैं। सो दैट विल कम अंडर द हेडिंग सिस्टम ऑफ रजिस्टर और इफेक्टिव रजिस्टर। ओके, तो सिस्टम ऑफ रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस को अरेंज करना है। तो दो तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। तो पहला तरीका लिखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज। एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, यहां पर सिंपल सा एक्सप्रेशन है, फटाफट कवर कर लेंगे। तो पहला पॉइंट, let R1, R2 and R3 be the three resistance connected in series, अब सीरीज कनेक्शन किसको बोलेंगे? इफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर सो दैट देयर इज अ कॉमन पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, देन द रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये जो तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3 दे आर इन सीरीज, ठीक है। तो अब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखूंगा। नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या? इफ resistance are connected one after the other, then it is called सीरीज कॉम्बिनेशन। उसको क्या कहा जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऐसे रेजिस्टेंस को एक ही पाथ में कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक अगर आप कनेक्ट करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस है जिसको हमने क्या किया? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। अब क्या करेंगे? इसको एक सोर्स कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे। जहां बैटरी होगी वहां पर स्विच होगा, प्लग की कनेक्ट कर सकते हो, टैप की कनेक्ट कर सकते हो, और कंडक्टिंग वायर की मदद से सर्किट को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो एक एंड को बोलेंगे पॉइंट C और दूसरे एंड को बोलेंगे पॉइंट D, और ये इसको बोलेंगे की के, इसको बोलेंगे बैटरी E, या R1, R2 एंड R3। अब जैसे ही की को आप ऑन करोगे करंट फ्लो होने लगेगा। करंट कैसे जाएगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। अब एक ही पाथ है तो सब में से करंट कैसा जाएगा? सेम जाएगा। इसमें अगर करंट I है तो इसमें भी I होगा, इसमें भी I होगा, इसमें भी I होगा, इसमें भी I होगा। एक ही पाथ है ना। तो अब I करंट मेजर करने के लिए आप क्या करोगे? एक एमीटर ले लोगे और सीरीज में कनेक्ट कर लोगे। दिस इज एमीटर। तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद निगेटिव। अगर आपको वोल्ट मीटर मेजर करना है, अब वोल्टेज मेजर करना है, तो आप क्या करोगे? इसके पैरेलली वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे और वोल्टेज मेजर करोगे, उसको निकाल लोगे, ये प्लस और ये माइनस। तो सपोज इसका वोल्टेज हमने मेजर किया तो ये आया V1, इसके बाद इसको ये कनेक्शन ब्रेक किया, इसके अक्रॉस कनेक्ट किया तो वोल्टेज आया V2, इसका वोल्टेज आया V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज कनेक्ट किया तो ये वोल्टमीटर कनेक्ट किया तो वोल्टेज आया V3। तो याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो हमने अप्लाई कितना किया था? वोल्टेज V अप्लाई कितना किया था? V, और पहले रेजिस्टेंस ने V1 लिया, दूसरे रेजिस्टेंस ने V2, तीसरे रेजिस्टेंस ने V3। ओके, तो याद रखना I current which is same in R1, R2 and R3, ठीक है। V1, V2, V3 be the potential difference across R1, R2, R3 respectively, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? देख लो, हम क्या लिख सकते हैं? हमने टोटल वोल्टेज कितना लगाया था? V, तो कुछ इसने यूज किया, कुछ इसने यूज किया, कुछ इसने यूज किया। मतलब हमने अगर ये 10 वोल्ट यूज किया तो 3 वोल्ट इसने लिया, 3 वोल्ट इसने लिया, तो 4 वोल्ट ये ले लेगा। तो 10 बराबर 3 + 3 + 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? V = V1 + V2 + V3 बराबर V = V1 + V2 + V3। नाउ देख लो, नाउ if RS मतलब इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। RS को क्या बोलेंगे? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के हिसाब से
हम क्या लिख सकते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से, V1 इज इक्वल टू IR1, कैसा, इसका वोल्टेज मतलब इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस। V2 बरोबर क्या लिख सकते हो, IR2, व्हाई नॉट I2R2 एंड I1R1, करंट रिमेन्स सेम, सब में करंट कैसा है, सेम है, इसलिए I1 I2 यूज करने की जरूरत नहीं है। और V3 क्या होगा, V3 क्या होगा, IR3, करंट तो सेम है। और V क्या होगा, IRS, V के लिए टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा सबका, तो RS, V1 के लिए R1, V2 के लिए R2, V3 के लिए R3, तो ये सारे वैल्यूज उठा के यहां पर रख दो। V के जगह क्या रखोगे, IRS इज इक्वल टू V1 के जगह IR1 V2, IR2 V3, IR3, तो सारों में से I कॉमन निकाल लो, IRS इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3, तो दिस I कैंसल विद दिस I, तो RS विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमने तीन रेजिस्टेंस सीरीज में अगर कनेक्ट किए तो अपोजिशन या रेजिस्टेंस की सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। अब तीन के बजाय अगर n रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे, आप 4 करोगे, इफ 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 के बजाय 5 करोगे, प्लस R5 प्लस 6। इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर n रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो RS विल बी R1 प्लस R2 प्लस डैश प्लस RN। तो जितने भी रेजिस्टेंस आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सीधे सीधे उसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा और आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और बढ़ के कितना हो जाता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के एडिशन के जितना। तो एक चीज यहां से याद रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, और उसका इफेक्टिव कैसे होता है, सीधे सीधे आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है, तो RS इज इक्वल टू क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट विल गिव यू द RS, effective combination of series resistance. Okay, so let me solve one numerical based on this. क्या बोल रहा है, 3 resistance 15 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। चलो कोई बात नहीं, तो पहला रेजिस्टेंस है कितना, R1, R2 एंड R3, ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में हैं। कौन कौन से, 15 ओम, उसके बाद 3 ओम और उसके बाद 4 ओम। वेरी सिंपल, तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव बताना है। पहले तो कैसे कनेक्ट होंगे, 1 2 3, ठीक है, सीरीज में होंगे ये R1 R2 एंड R3, तो सीरीज में होंगे तो इफेक्टिव क्या आएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधा सीधा एडिशन हो जाएगा। R1 कितना है 15 प्लस R2 कितना है 3 और R3 कितना है 4, 15 4 19 20 22 ओम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 22 ओम। अगर ऐसे रेजिस्टेंस आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 22 ओम, सीधा सीधा क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ लेट मी सॉल्व। अब सीरीज से आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि सीरीज में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है, करंट इज सेम बिकॉज एक ही पाथ होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। ओके, अब उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब सीरीज में कनेक्ट करने थे, एडिशन हो गया था इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ गया था। अब देखेंगे पैरेलल में क्या होता है। तो पैरेलल में हम क्या करेंगे, सिंपल 2 पॉइंट कॉमन रखेंगे, 2 पॉइंट कॉमन रखेंगे और इन 2 कॉमन पॉइंट के बीच में 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे हम। ठीक है, ये 2 पॉइंट कॉमन रखेंगे हम और 2 कॉमन पॉइंट के बीच में 3 रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर 2 कॉमन पॉइंट के बीच में सारे रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करोगे तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इफ नंबर ऑफ resistance is connected between two common point, then it is called parallel combination। इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन हो गई है। ओके, अब हमने क्या किया, 3 रेजिस्टेंस ले लिए, R1 R2 एंड R3। ये R1, ये R2 एंड R3, इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया और इसको एक सोर्स कनेक्ट करना पड़ेगा। एक सोर्स कनेक्ट करना, जहां पर सोर्स होगा वहां पर स्विच होगी, प्लग की, टैप की, दोनों की आप कनेक्ट कर सकते हो। अब इसके लिए अब यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया
ये पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया था, करंट फ्लो होना शुरू होगा प्लस टू माइनस, तो ये करंट I यहां से जाएगा, यहां पर करंट I आएगा, तो इसको बोलते हैं नोड, नोड या जंक्शन। अब इस पॉइंट के पास करंट के लिए तीन पाथ है, कुछ करंट इधर से चला जाएगा, इसको बोलेंगे I1, कुछ करंट सीधा चला जाएगा, इसको बोलेंगे I2, कुछ करंट इधर जाएगा, इसको बोलेंगे I3, इसको बोलेंगे I3। अब ये करंट मेजर करने के लिए यहां पर हम एक एमीटर कनेक्ट करेंगे, ये प्लस माइनस, यहां पर भी एक एमीटर कनेक्ट करेंगे हम, ये प्लस ये माइनस, तो ये करंट I3 मेजर करेगा, ये I2, और यहां पर भी एक आपको एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा करंट मेजर करने के लिए, प्लस माइनस, तो ये I1 मेजर करेगा, ये I2, ये I3, तो ये तीनों करंट यहां पर आके फिर से मिक्स हो जाएंगे और यहां पर कितना करंट फ्लो होगा I। तो यहां पर I करंट तीन जगह स्प्लिट हुआ और करंट तीनों जगह ऐड हो गया और सीधा सीधा करंट वापस आ गया। ठीक है, अब इसमें वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्ट करना पड़ेगा। अब हमेशा से याद रखो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, सेम होगा अक्रॉस R1, R2 एंड R3, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, सेम होगा। ये वायर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस खर्च करता है क्या, नहीं, वायर कितना भी लंबा ले लो, कितना भी छोटा ले लो, इट डजंट मैटर, वो मैटर ही नहीं करेगा। तो इसका वोल्टेज कितना है V, तो इसका भी कितना होगा V ही होगा, कितना होगा V ही होगा, इसका भी वोल्टेज V होगा और पहले वाले का भी वोल्टेज कितना होगा V। तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, सेम, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, सेम, और वो कितना होगा V, क्या होगा V। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 10 एम्पियर करंट अगर आप यहां से भेजोगे तो अगर 3 एम्पियर इधर गया, 3 एम्पियर इधर गया तो 4 एम्पियर इधर चला जाएगा। तो 3 + 3 + 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 10। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I1 + I2 + I3 बराबर I1 + I2 + I3। ठीक है, अब लेट Rp इज इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, Rp। तो मैं क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू IR, हमारा ओहम्स लॉ होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R, दिस इज द ओहम्स लॉ। ये क्या है, ओहम्स लॉ है, क्या है, ओहम्स लॉ। अब इसके हिसाब से I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाय R1, लेकिन वोल्टेज तो सबके अक्रॉस सेम है तो V1 बोलने की जरूरत है क्या, नहीं। ऐसे ही I2 क्या हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाय R2, फिर से वोल्टेज कैसा है, V है, सबके अक्रॉस वोल्टेज V है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है। तो I3 क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा V3 डिवाइडेड बाय R3, फिर से V3 बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे ही I क्या हो जाएगा, I विल बी V डिवाइडेड बाय Rp। अब I जब बोलोगे आप टोटल करंट, तो रेजिस्टेंस भी टोटल लेना पड़ेगा, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो Rp इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और V वोल्टेज सेम रहेगा। अब ये चारों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में डाल दो, तो I के जगह क्या रखोगे, V डिवाइडेड बाय Rp इज इक्वल टू I1 के जगह क्या रखोगे, V डिवाइडेड बाय R1, I2 के जगह V डिवाइडेड बाय R2, I3 के जगह V डिवाइडेड बाय R3। इन सब में से क्या कॉमन निकलेगा, V, तो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय Rp इज इक्वल टू 1, सॉरी अब कॉमन निकालो V कॉमन निकालने पर अंदर क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय R1, 1 डिवाइडेड बाय R2 + 1 डिवाइडेड बाय R3। तो ये V से V क्या हो गया, कैंसिल, तो फॉर्मूला मिलेगा फाइनली 1 डिवाइडेड बाय Rp इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 + 1 डिवाइडेड बाय R2 + 1 डिवाइडेड बाय R3। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सीधे सीधे एडिशन हो जाता है, और रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो रेसिप्रोकल का एडिशन हो जाता है। अब 3 के बजाय 4 होंगे तो +1/R4, 5 होंगे +1/R5। इफ n रेजिस्टेंस आर पैरेलली कनेक्टेड, n रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलली कनेक्ट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय Rp इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 + 1 डिवाइडेड बाय R2 + डैश प्लस 1 डिवाइडेड बाय Rn। जितने भी कनेक्ट करोगे तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता कर सकते हो। तो सीधे सीधे समझ लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे एडिशन हो जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल का एडिशन हो जाता है। इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम, डोंट वरी। तो ये एक्सप्रेशन समझ लो, 3-4 मार्क के लिए थ्योरी में आ सकता है। सिंपल, पैरेलल में क्या करना है, करंट ऐड करना है, और सीरीज में क्या करना है, वोल्टेज को ऐड करना है, ओहम्स लॉ अप्लाई करना है। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, स्टोरी खत्म, पिक्चर खत्म। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। उससे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने दो, और उससे भी पहले मुझे एक चीज सॉल्व करने दो। चलो ठीक है, वो बाद में देख लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं, हम कंपेयर करेंगे।
कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इधर लिख देता हूं मैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, और इधर लिख देता हूं मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आराम आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हम इसको डिस्टिंग्विश कर देंगे, ठीक है। द सेम करंट फ्लोज इन ईच रजिस्टर। सीरीज में क्या होता है, करंट इज सेम, करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स। इधर क्या होता है, करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट इन ऑल रजिस्टेंस, बिकॉज पाथ अलग अलग होता है ना, करंट इज डिफरेंट इन ऑल रजिस्टेंस, ठीक है। सेकंड वन, यहां पे क्या होता है, वोल्टेज इज डिफरेंस, वोल्टेज इज डिफरेंट, वोल्टेज इज डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वोल्टेज इज डिफरेंट इन ऑल रजिस्टेंस, और यहां पर वोल्टेज इज सेम, यही चीज आपको समझनी है, इन ऑल रजिस्टेंस, सारे रजिस्टेंस में वोल्टेज कैसे होता है, सेम होता है, कैसे होता है, सेम होता है। अब इसके बाद थर्ड वन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज सम ऑफ, सम मतलब बेरीज, सम ऑफ एडिशन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब अगर R1 R2 R3 ये कनेक्टेड है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश प्लस RN, कितने भी कनेक्ट रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद इधर थर्ड आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू sum of reciprocal of individual resistance, individual resistance। इसका क्या मीनिंग होता है देख लो, यहां पर आंसर क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय RP, इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस डैश प्लस 1 डिवाइडेड बाय RN। तो यहां पर 1 डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ वन, ओके, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अब देख लो फोर्थ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, यहां पे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और यहां पर क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है ना। अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, पैरेलल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज कराना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब उसके बाद यहां का जो होता है वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to resistance, is directly proportional to resistance। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अक्रॉस ड्रॉप भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज अलग अलग होता है ना, तो किसमें ज्यादा किसमें कम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा। अब इसमें फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा, द करंट थ्रू रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट थ्रू resistor is inversely proportional to resistance। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें से कम करंट जाएगा, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका वोल्टेज ज्यादा होगा, उसका क्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगा, ठीक है, सीरीज में। अब लास्ट डिफरेंस सिक्स्थ वन क्या बोल रहा है, दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो इंक्रीज बढ़ाने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करो, घटाने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करो, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, यूज टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है, यूज टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, ओके। लेट मी एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 5 फॉर यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सपोज सीरीज कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, 1 2
3, ठीक है। अब मैंने इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की, अब करंट तो सेम रहेगा, तो वोल्टेज ज्यादा कौन लेगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, बिकॉज V इज इक्वल टू क्या होता है? I, R होता है यहाँ पर I कैसा है? कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा। तो अगर ये 10 ओहम है, ये 5 ओहम है और ये 5 ओहम है, तो सबसे ज्यादा वोल्टेज कहां पर होगा? 10 ओहम के अक्रॉस, ओके। और इसके कॉन्वर्सली अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करोगे, रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट करोगे कुछ इस तरह से, तो जब रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे, यहां पर कुछ करंट आएगा 10 एम्पियर, तो ये 10 एम्पियर का ज्यादातर करंट किस ब्रांच में चला जाएगा? जिसका रजिस्टेंस कम होगा, जिसका रजिस्टेंस कम होगा। तो जो कम रजिस्टेंस ऑफर करेगा उसमें मैक्सिमम करंट चला जाएगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.